वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था स्टैटिस्टिक की कि हम एक क्विक रिवीजन लेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर। आज ये टॉपिक बहुत वास्ट है और हमने 3 वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज हम एक उसकी क्विक रिवीजन लेंगे ताकि एग्जाम के टाइम पे भी अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप ये 10 to 15 मिनट्स की वीडियो देखकर सब कुछ रिवाइज कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स होती हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं एंड देन उसमें से एनालाइजमेंट करते हैं। इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। सैम्पल कलेक्ट करने के बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा होता है हमारा नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले बात आती है रैंडम सैम्पलिंग की। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है वो मेथड जिसके अंदर हम यूनिवर्स की चीज़ों को के आने का या सिलेक्ट होने का जो चांस होता है वो होता है। हर मतलब कि इसमें चांस होता है कि सैंपल में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे यूनिवर्स में उनका सिलेक्ट होने का, कि एवरी आइटम हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, कि हर आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का। इसलिए इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब है कि हर आइटम जो है पॉपुलेशन की उसका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, जिसके अंदर आगे 2 मेथड्स आते हैं बेसिकली। एक मेथड होता है लॉटरी मेथड और दूसरा होता है रैंडम नंबर टेबल। ये आपको ज़्यादा ब्रीफ में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये 2 मेथड जो हैं पता होने चाहिए। तो पहला मेथड है लॉटरी का। लॉटरी तो आप सब जानते हैं कि एक बाउल में चिट्स डाल दी जाती हैं हर एक आइटम की एंड देन उसमें से रैंडमली चिट्स सिलेक्ट करके जो है सिलेक्शन किया जाता है। अगर आप देखें तो बहुत सारी जगह ऐसे ड्रॉ लॉटरी से सिस्टम होते हैं। और सेकंड है इसका रैंडम नंबर टेबल। रैंडम नंबर टेबल क्या होता है, एक टेबल पर जितने भी काउंट नंबर है 1 to 9 सब लिखे जाते हैं और रैंडमली उसमें से नंबर जो है सिलेक्ट किया जाता है, क्योंकि लॉटरी वाला जो होता है वो हर जगह कंडक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कई जगह ये रैंडम नंबर टेबल का मेथड भी यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग की। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है कि जब हमारी सैम्पलिंग जो होती है उसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो सिमिलर नेचर की नहीं होती, होमोजीनियस नहीं होती, उसमें बहुत डिफरेंस होती है, वेरिएशन होती है, तब हमें ये वाला मेथड जो है अप्लाई करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मैंने आपको इसकी सेकंड पार्ट वाली वीडियो में कराए थे। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ये मेथड जो होता है इसमें हम पॉपुलेशंस को शॉर्ट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं जिन्हें स्ट्रैटा बोला जाता है, जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स होती हैं और ईच ग्रुप में से रैंडमली जो है चीज़ों का सिलेक्शन होता है। ये मेथड जो होता है बहुत रिप्रेजेंटेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कन्वीनियंट प्रूव होता है। और इसके अंदर हमारा सेकंड मेथड है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, इस मेथड के अंदर जो हमारी सैम्पलिंग है वो इस बेस पे की जाती है एवरी एनेट टर्म के बेस पर लिस्ट की। मान लीजिए 20,000 पॉपुलेशन है, हमारी आइटम पॉपुलेशन है और उसमें मेरे को कोई इनकम ग्रुप से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है। तो मैंने बोला कि मैं एवरी 40th आइटम से, मतलब सैम्पल के अंदर 40 आइटम्स ली जाएंगी, तो मैंने किया कि एवरी 50 टर्म को अपने सैम्पल में रखा। तो इस केस में जब मैंने 50th आइटम को अपने टर्म में रखा तो ये जो मेथड कहलाएगा जिसमें मैंने एनेट टर्म से सिलेक्शन किया वो कहलाएगा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसको हम बोलते हैं क्वासी रैंडम सैम्पलिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसे देखकर इसे ब्रीफ में भी समझ सकते हैं। इसके मेरिट्स ये हैं कि ये बहुत सिंपल कन्वीनियंट होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है और उसका जो रिजल्ट होता है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल को टच करता है। जबकि इसके डीमेरिट्स ये हैं कि जो इसका रिजल्ट होता है वो बायस्ड हो जाता है। मान लीजिए
हमने पॉपुलेशन वाला ही एग्जाम्पल है, मैंने 50th टर्म चुनी, फिर 100th चुनी, फिर 150। अब मैं जो इनकम स्टेटस ढूंढ रही थी उसमें मुझे पता चला ये सारी टर्म जो है एवरेज इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारा एनुअल रिजल्ट आएगा वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा, वो उतना रियल नहीं रहेगा। इसका सेकेंड डीमेरिट है, ये वहीं पॉसिबल है जहाँ पर कंप्लीट लिस्ट गिवन हो। और थर्ड इसका डीमेरिट है, अगर लार्ज पॉपुलेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर ये मेथड जो है इनएप्रोप्रिएट प्रूफ हो जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग का क्या मतलब है, इसके अंदर हम पॉपुलेशन को उनके नेचर, उनकी सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उन क्लस्टर्स में से सिलेक्शन करते हैं। मान लीजिए मुझे बोला गया कि मुझे एक हाउस होल्ड के बारे में जानना है रूरल एरिया के, उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में रूरल एरिया के अंदर 100 विलेजेस हैं, तो मैं हाउस होल्ड इनकम के बारे में जानना चाहती हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने जो इकोनॉमिकल वीकर ग्रुप थे, इकोनॉमिकल वीकर विलेजेस थे, उनको एक क्लस्टर में डाल दिया, जो थोड़े एवरेज थे उन्हें एक में, और जो थोड़े हाई इनकम में डाले जाते थे या थोड़े प्रॉस्पर थे उनको हमने अलग क्लस्टर में डाल दिया एंड देन उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। बट ये मेथड जो है प्राइवेट एरियाज़ में, सिटीज़ वगैरह में रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर ये डाटा जो होता है वैरी करता है, वहाँ पर्सन टू पर्सन लाइफस्टाइल, इनकम, सब चीज़ों में चेंजेस होते हैं, तो वहाँ पर ये मेथड जो है रिकमेंड नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा फोर्थ मेथड है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग जो होता है वो एक्सटेंशन होता है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग का। इसमें हम क्लस्टर सैम्पलिंग के प्रोसीजर को स्टेजेस वाइज करते हैं। जैसे स्टेज 1 में मैंने पॉपुलेशन के क्लस्टर्स बनाए, सेकंड में उस क्लस्टर्स में से रैंडम सिलेक्शन किया, और थर्ड स्टेप में उन रैंडम सिलेक्टेड क्लस्टर्स के पार्ट्स के अंदर मैंने एनालाइजमेंट किया। तो ये हमारी क्या कहलाती है, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इसलिए इसको थोड़ा ब्रीफ में नहीं कराया जाता, इनके मेरिट डिमेरिट नहीं किए जाते, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन ही इतनी कम है, इतने वो यूज़फुल ही नहीं रहते हैं मेथड्स। तो आपको सिर्फ इनका मीनिंग अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा जाए 1 या 2 मार्क्स में तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकें। उसके बाद आते हैं अनदर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो है हमारी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम किसी को चांस नहीं देते। इसमें जो हमारी सैम्पलिंग होती है वो जजमेंट बेस्ड होती है। जजमेंट बेस्ड होती है, इस वजह से ये जो है हमारी क्या कहलाती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। इसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, पहली वाली जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग का मतलब है वो सैम्पलिंग जिसमें इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है सिलेक्शन। इसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। ये मेथड बहुत इजी होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है और इसमें इररेलेवेंट आइटम्स का अवॉइडेशन होता है, क्योंकि जब मैं जजमेंट पे किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगी तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट को ही सिलेक्ट करूँगी, अननेसेसरी और इररेलेवेंट आइटम्स को सिलेक्शन नहीं करूँगी। और ये सिंपल ईजी है, क्योंकि मैं अपनी जजमेंट के बेस पर काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए तो सिंपल भी होगा और कन्वीनियंट भी होगा ही। इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि इसमें पर्सनल बायास हो सकता है। मान लीजिए एक स्कूल टीचर को बोला गया कि उसे 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है 40 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ की क्लास में से, जिसको हम जो स्कूल रिप्रेजेंट करेंगे। तो टीचर ने क्या किया, अपने फेवरेट 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लिया। बट हो सकता है कि वहाँ पर नीड हो कि हर तरह का स्टूडेंट उस ग्रुप में होना चाहिए, बट नहीं, टीचर ने क्या किया, पर्सनल बायास किया। इसमें जजमेंट में एरर आ सकता है, क्योंकि ये जजमेंट बेसिस पर हमने लोगों को चुना है। इसमें हमने किसी क्वालिटीज़ को नहीं देखा, इसमें बस इन्वेस्टिगेटर के जो पॉइंट ऑफ व्यू में जैसी इमेज थी उसके हिसाब से उसने जजमेंट कर लिया। ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम जजमेंट करते हैं। हम किसी की अपनी नॉलेज के हिसाब से लोगों को जज करते हैं एंड देन उसके ऊपर सिलेक्शन करते हैं। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग का क्या मतलब है, इसमें हम ग्रुप्स को पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उनमें एक कोटा फिक्स कर देते हैं। उस कोटा फिक्शन से हम आगे उस कोटा फिक्शन को यूज़ करके इन्वेस्टिगेटर पर्सनल जजमेंट पे जाकर सैम्पल सेलेक्ट करता है। मान लीजिए एक टीवी सर्वे है, उसमें उन्होंने बोला गया कि 50% आप हाउस होल्ड से लेंगे इन्फॉर्मेशन, 10% आप वर्किंग से लेंगे, 5% चिल्ड्रन से लेंगे और 30% आप स्कूल स्टूडेंट से सर्वे करेंगे।
तो इसमें लोगों को हमने पहले ग्रुप्स में बांट दिया, उसके बाद कोटा फिक्स कर दिया कि किस में से कितने % के लोगों की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी कोटा सैम्पलिंग। ये मेथड जो होता है ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और जजमेंट सैम्पलिंग का एक मिक्सचर होता है, इसलिए दोनों के मेरिट्स को क्या कहता है, दोनों के मेरिट्स का फ़ायदा उठाता है। ये मार्केट सर्वे और ओपिनियन पोल के लिए बहुत ही पॉपुलर होता है उसमें, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके मेरिट क्या है, रिज़ल्ट बहुत रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, और ये इकोनॉमिकल है। ये फील्ड वर्क में और कॉस्ट प्रिपरेशन में जो है उसका बहुत लो रहता है, तो ये बहुत इकोनॉमिकल होता है। इसमें भी पर्सनल ब्याज का एक चांस होता है, क्योंकि अभी कोटा तो फिक्स कर दिए, बट कोटा फिक्स करने के बाद लोग इन्वेस्टिगेटर की पर्सनल जजमेंट के हिसाब से वो लोगों को चुनेगा उसके अंदर में, तो इसमें भी पर्सनल बायस का चांस होता है। सेकंड पॉइंट है, इसमें जो है ये इतना एक्यूरेसी लेवल इसका इतना हाई होता है कि इसमें जो सैम्पल एरर्स होता है उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इसका जब तक एस्टिमेशन नहीं होगा तो हमारा डाटा कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो सकता है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डाटा कलेक्शन कर रहा है। मान लीजिए कि हमें बोला गया एवरेज हाइट बतानी है इंडियंस की, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो दिल्ली का है, तो उसने दिल्ली में से ये डाटा कलेक्ट कर लिया, तो मतलब उसने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से डाटा कलेक्ट कर लिया। ये जो होता है मेथड बहुत इकोनॉमिकल होता है, इजी कमांडफुल होता है, और ये पायलट सर्वे के लिए बहुत सुटेबल होता है। पर वहीं ये मेथड जो होता है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि कन्वीनियंस के हिसाब से जब कोई काम किया जाएगा तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में लैक तो आएगा ही। यहाँ पे पर्सनल जजमेंट भी होती है, क्योंकि पर्सनल बायस होने के चांसेस है, क्योंकि जब हमें कन्वीनियंस की बात बोली जाएगी तो हम उन्हीं से डाटा कलेक्ट करना ईजी समझेंगे जिन्हें हम जानते हैं, तो पर्सनल बायस के चांस हैं। कभी कभी इसका रिजल्ट जो है वो मिसलीड कर देता है, अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट दे देता है, क्योंकि जब हम काम अपनी कन्वीनियंस में हिसाब से करते हैं तो हम कभी कभी हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करते हैं, और स्मार्ट वर्क के चक्कर में कभी कभी वो स्मार्ट वर्क जो है वो मिसलीड हमारे डाटा को कर देता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।